एक्टिव है सिलिकॉन। हाँ, ये बात तो अच्छी है, बिल्कुल, और ऐसी है। राइट, देयर वी आर। चलिए, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों? बढ़िया पाई बॉन्ड्स तो बेटा तभी बनते हैं जब कम से कम एक एटम, बॉन्ड बनने में 2 एटम लगते हैं, दोनों में से कम एक सेकेंड पीरियड का होगा तो पाई बॉन्ड तभी अच्छा बनता है। और अगर दोनों हो फिर तो क्या कहना, माशाअल्लाह। अच्छा, तो खुद आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे छोटुओं के साथ बनाते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अच्छा, तो ये सब बना सकते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, या आजू बाजू सीओ, सी एन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड ओ, एनओ प्लस, ये सब भी आयन शाइन भी बन जाते हैं ऐसे। इसीलिए ये थोड़े टिपिकल हैं। क्यों? नीचे वाले जैसे फास्फोरस है, क्लोरीन है, वो सीएल डबल बॉन्ड सीएल नहीं बनता, एस डबल बॉन्ड एस बहुत मुश्किल से बनते हैं, पी ट्रिपल बॉन्ड पी बहुत मुश्किल से भी नहीं बनता, तो बनता ही नहीं इनफैक्ट, लेकिन एन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों? छोटे एटम पाई बॉन्ड बनाते हैं, बड़े वाले नहीं बनाते। छोटे वाले ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, इसके चलते अलग हैं। राइट, दो, मैं 3 बोल गया था पर उचित नहीं है, 2 खानदान ऐसे हैं जिनकी चर्चा आप पहले कर चुके हैं। कब? 11th में। और अब बारी है किसकी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 15, 16, 17, 18 की। अच्छा, बात शुरू होगी बहुत इंपॉर्टेंट जिगर के सबसे बड़े टुकड़े ग्रुप 15 से। जी हाँ, ग्रुप 15 आपके पास ग्रुप 15 प्रकट हो रहा है, देखिए उसे। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नीचे भी कुछ है, हाँ, मॉस्कोवियम तो टाइम पास है, आपको याद रखना है तो रख ले, अदरवाइज हमारी जिंदगी ऊपर वाले बिस्मथ तक से कट जाएगी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बगैर किसी पंगे के। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस शुद्ध नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ एक मस्ताना मेटल है। अच्छा, प्रॉपर्टीज कैसी हैं इनकी, आओ देखते हैं। वेल, 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवलेंट आयनिक रेडियस देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख ही लेते हैं। ट्रेंड, अरे पर हम तो ये पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं, काम आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 15th खानदान है, आप लिखिए फटाफट। यस, इट इज NS2NP3। एस सब शेल तो फिल्ड है ही, पी सब शेल हाफ फिल्ड है। अरे हाफ फील्ड की तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हुआ करती थी, हाँ तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, NS2NP3। देखिए ध्यान से, NS2NP3 सबका है। आर्सेनिक में पहली बार डी सब शेल्स इंट्रोड्यूस होता है, और बिस्मथ तक आते आते एफ सब शेल्स भी एंट्री ले लेता है। अच्छी बात है, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। एटॉमिक रेडियस का क्या होगा? डाउन द ग्रुप लगातार उत्तर साइज बढ़ता जाएगा, एक्स्ट्रा शेल्स होते जाते हैं ऐड, और साथ साथ एटॉमिक और आयनिक रेडियस लगातार बढ़ती चली जाती है। राइट, तो आपके पास क्या होगा? नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी से बड़ा बिस्मथ, या नाइट्राइड से बड़ा फॉस्फाइड से बड़ा आर्सेनाइड से बड़ा एंटीमोनाइड, और उनसे भी बड़ा है बिस्मथाइड, अगर आप बना सकें तो। राइट, देयर वी आर। डाउन द ग्रुप कोवलेंट रेडियस में आप देखेंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस, जैसा कि हर जगह होता है, सबसे तगड़ा इंक्रीज होता है, और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो D10, F14, जो डी और एफ सब शेल्स की एंट्री हो जाती है। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस एक शेल ऐड हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस में खाली 8 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7,
और फॉस्फोरस का है 15, 8 प्रोटॉन्स बढ़े और एक शेल ऐड हो गया। फॉस्फोरस से आर्सेनिक यहां पर एटॉमिक नंबर है 33, यहां 18 प्रोटॉन्स पड़े हैं। तो एक ही शेल ऐड हुआ लेकिन 8 के बजाय 18 प्रोटॉन ऐड हो गए न्यूक्लियस में। तो 18 प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा खींचेंगे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ जी, तो 18 प्रोटॉन ऐड हुए हैं तो मेरे भाई 18 इलेक्ट्रॉन भी तो आए हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन यहां पे एक लोचा है, 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं डी सब शेल में, और डी सब शेल वाले कभी भी उतना अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते न्यूक्लियर चार्ज की। वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स खींचकर करीब आ जाएंगे न्यूक्लियस के। अरे पर फिर भी एक शेल भी तो ऐड हो गया है, हाँ तो साइज बढ़ गया है। उतना नहीं बढ़ पाया, क्यों? क्योंकि 8 की बजाय न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन ऐड हो गए। अच्छा, इनको देखिए, फिर से 18 ऐड हुए और यहां तो हद गुजार दिया आपने, यहां तो 32 ही निकाल दी, 32 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए। एक ही शेल ऐड हुआ एंटीमनी से बिस्मथ और 18 नहीं, तुमने 32 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए। 10 डी सब शेल में और 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल में चले गए हैं। तो 10 + 14, 24 इलेक्ट्रॉन्स ऐसी घटिया ऑर्बिटल्स में गए हैं जो कि न्यूक्लियस के बढ़े हुए चार्ज को रोक नहीं पाती उतने इफेक्टिवली, उतनी बढ़िया स्क्रीनिंग नहीं कर पाती। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, खींच के करीब आ जाते हैं, उतना बड़ा नहीं हो पाता, उतना फैल नहीं पाता, साइज उतना बड़ा नहीं पाता। इसलिए ये लिखा है कि फॉस्फोरस सिर्फ नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में तो ज्यादा है, पूरे फॉस्फोरस से ही बिस्मथ तक देखेंगे बहुत बढ़ोतरी नहीं होती है। क्यों? इसलिए तो मैंने आपको बड़ा सुंदर रीजन बताया था। इसलिए डी और एफ सब शेल्स जो हेवियर नंबर्स में आते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज से, यहां तो कम लिखा है पर मैंने पूरा बता दिया था आपको, न्यूक्लियर चार्ज को उतना रोक नहीं पाते, इसलिए। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है? वेल, इसमें भी देखिए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जब न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे यार तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, न्यूक्लियस नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा लो कर लो बात, तो क्या होगा? लगातार 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 आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्या होगा? लगातार आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। राइट राइट। टिपिकली अगर आप देखें, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी 14 से भी ज्यादा होती है और 16 से भी ज्यादा होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हां। क्यों? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। अक्रॉस द पीरियड अगर आप चल रहे हैं तो वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है। तो कार्बन से ज्यादा है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कुछ कम हो जाती है ऑक्सीजन। क्यों? ये NH2NP2 से NH2NP3 ये बढ़ गई, और NH2NP4 ये हल्की सी कम हो गई। अगर नाइट्रोजन फैमिली में से इलेक्ट्रॉन नोच के निकालेंगे तो आप एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, इसलिए जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे थोड़ी ज्यादा लग जाती है एनर्जी। और अगर ऑक्सीजन फैमिली में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो पहले से ही NH2NP4 है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो NH2NP3 बन जाएगा। ये हाफ वेल्ड नहीं था, ये है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यदि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, दिल खुश हुआ, शाबाशी दी, और आप देखेंगे मजे से निकल गया इलेक्ट्रॉन। मजे से निकल गया मतलब कम खर्चे में निकल गया इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। तो टिपिकल ऑर्डर होता है ग्रुप 14 से ज्यादा ग्रुप 15 है, और जो ग्रुप 16 है वो भी टपक कर पीछे आ जाता है, लेकिन 14 से ज्यादा ही रहता है 16, और उनके पप्पा जी हो जाते हैं 15। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। और 17 इससे ज्यादा जाता है। और सबसे बहुत ही ज्यादा तो नोबल गैस हो तो पगला जाती है घमंड के मारे कि हाँ हमको कौन
हम तो स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमारे अंदर है, तो बहुत ज्यादा इन सबसे ग्रुप 18। सबसे मस्त आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 18 की, उससे कम 17 की, उसके बाद 16 नहीं 15, फिर 16 और सबसे कम 14। ऐसी है प्रभु की माया, ऐसा है ईश्वर ने हमको बताया। 13 सबसे कम है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्लासिकल ऑर्डर है पूरे खानदान में, राइट? ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है? डाउन द ग्रुप चलिए चल रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, बढ़ने दो, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप पाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, उससे कम फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, आर्सेनिक के आसपास पर थोड़ी से कम और है एंटीमनी, और उससे भी कम है बिस्मथ। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में कोई बहुत अंतर नहीं आता, हल्का हल्का पर आ जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन तो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानी जाती है, ग्लैमर है नाइट्रोजन में। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी है उसमें सही ऑर्डर कौन सा है? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ये तो गलत है, ये होगा ऑर्डर तो सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है, हाँ सही है। रेडियस कम होती है, ना रे रेडियस तो बढ़ जाती है, ऑल ना ना, एक ही आंसर सही है, बॉम्बे बी, बस। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बड़ा प्यारा सा कैप्शन है, आप देखिए। आइए देखते हैं पूरे खानदान की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात आती है एटॉमिसिटी की। व्हाट? जी हाँ, एटॉमिसिटी क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कैसे हैं? दे आर पॉलीएटॉमिक। मतलब मोनोएटॉमिक तो वैसे भी नोबल गैसों के अलावा कोई होता नहीं है, एक से ज्यादा एटम तो हर एक में होते हैं। कितने होते हैं? वेल, नाइट्रोजन N2 है, जी हाँ। फास्फोरस P4 भी हो सकता है और पॉलीमरिक भी हो सकता है। जो जब कहते हैं सॉलिड है, तो सॉलिड में तो इनफाइनाइट एटम्स पड़े हैं साथ साथ, कोई अलग से मॉलिक्यूल हो ये आवश्यक नहीं है। अच्छी बात है। मेटलिक कैरेक्टर के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या बोला था हमने? नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ मेटल है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही होगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मथ भारी होते जाएंगे एटम्स। मोलर मास बढ़ जाने से उड़ना मुश्किल हो जाएगा। नाइट्रोजन तो गैस होती है बेचारी रूम टेम्परेचर पर भी, बाकी सारे सॉलिड्स होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही सही। मेल्टिंग पॉइंट बड़ा स्ट्रेंज है। क्यों? नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। और आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ऐसा है बिल्कुल। क्यों? एक लिमिट से ज्यादा बड़ा होता है एटम तो कोवलेंट बॉन्ड वीक बन जाते हैं। आर्सेनिक छोटा एटम है, छोटे बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रांग होंगे। एंटीमनी बड़े बनाएगा, बिस्मथ बड़े बनाएगा तो वीक हो जाएंगे। अरे पर ये तो मेटलॉइड्स से थोड़ा बहुत मेटलिक कैरेक्टर भी है। मेटलिक बॉन्डिंग भी, एटम बड़ा होता जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड हो या मेटलिक बॉन्डिंग हो, दोनों वीक होते जाएंगे। इसके चलते आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मथ मेटलिक पॉइंट कम होता है। क्यों? कोवलेंट या मेटलिक बॉन्ड becomes weaker due to bigger size। अच्छा, और नाइट्रोजन और फास्फोरस से आर्सेनिक अब आप पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में तो और भी छोटे बॉन्ड होंगे। ये नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन N2 होती है, और एक N2 और दूसरी N2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस होते हैं जिनको बड़े मजे से तोड़ा जा सकता है। फास्फोरस P4 होता है,
और एक P4 और दूसरे P4 के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, इनको भी मजे से दूर किया जा सकता है, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस बड़ा है और भारी है, 2 की बजाय 4 एटम है, इसलिए फास्फोरस का भी मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन तो ज्यादा हुआ, आर्सेनिक तो पॉलीमरिक है, बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे बड़ा प्यारा ट्रेंड है, बड़ा खूबसूरत है, और ये लॉजिक बहुत तगड़ा है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात। राइट, एलोट्रोपी की बात, नाइट्रोजन एलोट्रोप शो नहीं करती, ऑल्दो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो एटॉमिक नाइट्रोजन को एक एलोट्रोप मान लेते हैं, 2000 डिग्री सेल्सियस में बनती है वो, तो अदरवाइज कायदे में तो कुछ नहीं होता। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब के सब एलोट्रोप्स दिखाते हैं, एक ही पदार्थ अलग अलग रूपों में दृष्टिगोचर होता है। हाँ हाँ, क्या फास्फोरस जैसे रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस अलग अलग रूपों में होता है, तो फास्फोरस ही, ये एलोट्रोप्स हैं किसके, फास्फोरस के। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, क्यों नहीं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, इतनी सारी बात करी है अभी, ठीक है। नाइट्रोजन की तो कुछ अजीब सी प्रॉपर्टी है ना, हो सकती है, क्या है, आइए देखते हैं। Let's take a look at the anomalous properties of nitrogen. Nitrogen differs from the rest of members of group, क्यों, बोल तो दिया रे, स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकती, पाई बॉन्ड्स बना सकती है, राइट, डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते तो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकती, फिर छोटा एटम है तो पाई बॉन्ड अच्छा बना सकता है, तो इस वजह से नाइट्रोजन थोड़ा अलग है पूरे खानदान से, बॉन्डिंग को लेकर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनाए हैं उनको लेकर, इन सब मामलों में, ठीक है। क्या नाइट्रोजन कैटिनेट करती है, एन 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 जैसे कार्बन 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 ना, नाइट्रोजन के अगर एन एन बॉन्ड बनाएंगे तो बहुत ही अनस्टेबल है, हाइड्रोजीन में होता है एन एन बॉन्ड, हाइड्रोजीन एक मस्त एक्सप्लोसिव है जो रॉकेट फ्यूल के तौर पे काम में आती है, भयंकर रिएक्टिविटी है, क्यों, बड़ा वीक बॉन्ड होता है, मजे से टूट जाता है। एक बहुत बहुत मजे की बात बता रहा हूं आपको, आप देखेंगे पीपी बॉन्ड डाउन द ग्रुप चले हैं, लंबा हो गया है बॉन्ड, आमतौर पर अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए और होती भी है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में बहुत ही फनी है, एनएन और पीपी बॉन्ड में आप देखेंगे तो पीपी बॉन्ड इज लॉन्गर येट स्ट्रॉन्गर, this is shorter still weaker, छोटा है फिर भी वीक है, वो लंबा है फिर भी ठीक है, अजीब है, आमतौर पर ऐसा बहुत रेयर है, होता नहीं है, जैसे सीसी बॉन्ड छोटा है और तगड़ा है, अगर सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड देखेंगे तो लंबा है और घटिया हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो लोन पेयर है ना, जिनमें खानदानी दुश्मनी निकालने का बड़ा वो है उत्साह, उनके चलते एनएन बॉन्ड वीक हो जाता है और इसी के चलते पीपी बॉन्ड अच्छा रहता है, राइट, देयर वी आर, ठीक है। यही बात जो हम बोल रहे थे, लोन पेयर रिपल्शन, जिसको स्टाइल मारने के लिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा है हमने। नाइट्रोजन की एक बड़ी खास बात है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकती है खुद के साथ, जैसे एनएन या एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एनओ प्लस या एनओ, ऐसे, तो इस तरह की हरकतें करती है नाइट्रोजन, या साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में इतना दम ही नहीं है कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड ढंग के बना ले खुद के साथ, ऑक्सीजन के साथ सेकंड पीरियड वालों के साथ बना सकते हैं, वो भी उतने अच्छे नहीं बनाते, क्यों, साइज छोटा है, पाई ओवरलैप अच्छी होती है, इसलिए वो ऐसा कर पाती है, ये यूनिक है और इसीलिए नाइट्रोजन थोड़ी सी अलग है, काफी अलग है पूरे खानदान से, नाइट्रोजन इसी कारण से एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाने में समर्थ होती है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करती है। अगर इसी को आप कंपेयर करेंगे किससे, दूसरे एलिमेंट से, तो आप पाएंगे वो इतने प्यार से एग्जिस्ट नहीं कर सकते,
P2 या AS2 या SB2 या Bi2 ढंग से एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? ठीक है, देयर वी आर। एंड देन वी टॉक अबाउट कोवलेंसी। कोवलेंसी, कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन का एटम? वाओ, कितने बॉन्ड्स बना सकता है? वेल, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन का एटम, राइट? तो कोवलेंसी नाइट्रोजन की रिस्ट्रिक्टेड है 4 तक, ठीक है, फाइन। क्यों? क्योंकि आप देखिए, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है, और उसमें भी वो ऐसा कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकती जिसमें डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन एटम का हो। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नाइट्रोजन में तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। एक S3P, sp, sp2, sp3 इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन तो करा सकती है, और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यदि नाइट्रोजन के स्थान पर भारी भरकम मोटे ताजे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो, तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें डी ऑर्बिटल ग्रुप 15 वालों का हो, और पी ऑर्बिटल किसी की नाइट्रोजन, फास्फोरस या दूसरे किसी एटम की, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन, इस तरह के एटम्स की शायद संभव थी। जैसे देखिए, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड सी, इस तरह के ड्रामे संभव हैं, हाँ हैं, हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। फास्फोरस और आर्सेनिक इस तरह के पाई बॉन्ड्स बड़े प्यार से बना लेते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, जी हाँ। अच्छा, जैसे जैसे ट्राई इथाइल फॉस्फीन को देखिए, ट्राई फिनाइल आर्सीन को देखिए, ये बड़े मजे से ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, क्या होता है इनमें? इनमें आप ये देखें कि जो फास्फोरस या आर्सेनिक है, जैसे पी है, इसने अपना लोन पे डोनेट किया, मान लीजिए किसको? मान लीजिए इसने डोनेट किया कॉपर आयंस को, बहुत खतरनाक। और आपके पास है ईटी ईटी ईटी, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही लोन पे डोनेट किया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आता ही ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई। फास्फोरस ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स तो बना लिए, मना नहीं है, लेकिन फास्फोरस के पास एक चीज अभी बाकी है जो अभी खर्च नहीं हुई है, और कौन है वो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, हाँ जी। तो क्या वो पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं? बिल्कुल, वो भी पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। वो डी पाई पी पाई, क्या डी पाई बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। क्यू प्लस के डी ऑर्बिटल्स बकायदा ओवरलैप कर सकते हैं फास्फोरस के डी ऑर्बिटल्स पर, और वो इस तरह से बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये संभव है। बैक बॉन्डिंग, वो तो हमने बॉन्डिंग में पढ़ी है, हाँ एग्जैक्टली। अब आप देखिए, डी पाई पैक बॉन्डिंग, जिसमें डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल्स के हैं, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ये ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये डी ऑर्बिटल्स फास्फोरस या आर्सेनिक एटम के हैं, और ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये संभव हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीज नाइट्रोजन के लिए तो कल्पनातीत है, संभव ही नहीं है, ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बट फास्फोरस डज नॉट फॉर्म P2 बट इट फॉर्म्स P4। आखिर क्यों 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 क्यों, बताइए। वेल, 4 ऑप्शंस हैं। ए, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम, फास्फोरस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बी, पी पाई बॉन्डिंग वीक होती है। सी, पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और डी, मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म इजीली, राइट? तो अब ये किसके लिए है, ये बहुत साफ साफ नहीं बोला गया है। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फास्फोरस डज नॉट फॉर्म P2 बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज वीक इन P2, स्ट्रॉन्ग इन P2 बाय P एटम्स। ये ऐसा होना चाहिए, राइट? अब करिए इसे, क्या होगा आंसर? हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है, पाई बॉन्ड्स बहुत घटिया हैं। जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N बना था, ऐसे ही आप P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बना सकते, ये बहुत वीक होता है। इसी की बजाय अगर आपके पास ये PP और ये PP है, कितने घटिया, यहां तो इनका बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटा और ये आपस में ऐसे जुड़ गए, और बॉन्ड टूटे और ये आपस में ऐसे जुड़ गए। ये क्या किया, टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं P4 में,
अरे बाबा ऐसे, जी हाँ ये ऐसे बना लेते हैं, गजब है बिल्कुल। तो आप देखो इतना षड्यंत्र से P4 बना है, ये P4 बना है इतने चालाकी से बना है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स है, इसमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। अच्छा पाई बॉन्ड ही नहीं है ना, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, क्यों? दे डोंट लाइक पाई बॉन्ड्स, इसलिए, बिकॉज पी पाई बॉन्डिंग इज वीक, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, झूठ क्या है पकड़िए, इनकरेक्ट चुनने हैं, ध्यान दीजिएगा। ए, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 इज ns2np4, झूठ है, ns2np3 होती है, फॉल्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, झूठ है, आयनाइज साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 आर पॉली एटॉमिक, ये तो सच है। पॉली मोनोएटॉमिक तो सिर्फ नोबल गैस से होती है और कोई नहीं होता। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ना मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है यार, क्यों? नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मथ, बिस्मथ तो मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इमीडिएटली। इनकरेक्ट चुनने थे ए बी डी, आबाद, यस ए बी डी, ऑल थ्री आर द करेक्ट आंसर्स, देयर वी आर। चलो ये थी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बात हो जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, बात हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट्स की चर्चा करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स ट्रेस करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस, दूसरे मेटल्स, इन सब के साथ एक एक करके रिएक्टिविटी देखेंगे, किसकी? पूरी नाइट्रोजन के खानदान की। शुरुआत करें? बिल्कुल। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उसके ट्रेंड्स। कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं? आगे बढ़े इसके पहले आपको याद दिला दूं, जीरो तो हर एक की संभव है ही, जीरो का वरदान तो ईश्वर ने, प्रभु ने हर एक को दिया ही है। उसके अलावा कौन सी संभव है? जीरो हम ये डिफॉल्ट है, इसको तो हम रोकेंगे ही नहीं। -3, सब -3 हो सकते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम लव इट, सम ऑफ देम हेट इट, बट दे कांट अवॉइड इट, है ना। हमेशा -3 तो संभव हो ही जाती है, +3 भी होती है और +5 भी होती है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर ऐसे देखेंगे तो आप एक मिनट, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हाईएस्ट +5, जी हाँ, सारे हो सकते हैं बिल्कुल। +3 सारे हो सकते हैं बिल्कुल, और -3 भी सारे हो सकते हैं बिल्कुल साहब, -3 भी सारे हो सकते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का तो कलेजा ठंडा हो गया, उन्होंने कहा बहुत हो गया, +3 +5 -3, इससे ज्यादा बात नहीं होती यहाँ पे। फास्फोरस के अरमान बाकी है, उसने कहा नहीं नहीं, हम तो +1 भी बनाएंगे। ये क्या अनकॉमन स्टेट, एक बदतमीजी से भरी हुई स्टेट फास्फोरस की है, फास्फोरस +1 में भी दिख जाता है। अच्छा, अब अक्सर दिख जाता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, इतने +5 या +3, पर दिखता है, मतलब ऐसे बहुत रेयर नहीं है। नाइट्रोजन तो बहुत बदमाश है, वो +5 से लेकर -3 तक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती है, मर्जी पड़े जो अंट शंट स्टेट दिखा देती है, मतलब +4, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -1/3, -2/7, कुछ भी अनशंट स्टेट नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक अमीन्स में तो मर्जी पड़े जो स्टेट बन जाती है। अच्छा, तो नाइट्रोजन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर लेती है। फास्फोरस +3, +5 और -3 के अलावा +1 में भी पसंद करता है रहना। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ बड़े मासूम हैं, ये एकदम कॉमन स्टेट्स में रहते हैं, किसमें? +5, +3 और -3 में, और खुश हैं उसमें। इनकी स्टेबिलिटी का कोई ट्रेंड है? हाँ, सबसे पहले -3 का देखिए। -3 नाइट्रोजन तो बड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और डाउन द ग्रुप चलेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी घट जाती है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे मोर मेटलिक होते जाते हैं, फिर माइनस चार्ज रखना माफिक नहीं आता। हम तो मेटल्स हैं, हम तो पॉजिटिव रखते हैं, ऐसा गुमान आ जाता है उनको। तो नाइट्रोजन बहुत खुश रहती है -3 में,
जैसे अमोनिया या NH4 प्लस, इनमें -3 ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड लेस रिएक्टिव वर्जन्स। फॉस्फोरस -3 में रहता है पर मजे से ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि वो उतना स्टेबल नहीं होता। और बिस्मत नीचे आते आते तो बिस्मत तो एकदम इतना हाँफने लगता है -3 में कि वो तो मौका ढूंढ रहा होता है कि कब मौका मिले और तुरंत इलेक्ट्रॉनों को फेंकूं और जीरो में आ जाऊं। बिस्मत हेट्स -3। इनफैक्ट बिस्मत pretty much hates everything. That is besides the point, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा? ये उल्टा है। -3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो रही थी और +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। अगर आप देखें, आर्सेनिक +3 की बजाय बिस्मत +3 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिस्मत 6th पीरियड एलिमेंट, इट लव्स रिमेनिंग इन +3 सेकंड हाईएस्ट स्टेट। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बिस्मत को बड़ी खुशी होती है हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट में रहने की, +3 में रहने की। अच्छी बात है। +5 का क्या होगा? +5 का बड़ा अनशंट मामला है जी। मोस्ट अनस्टेबल +5 जो है वो तो बिस्मत है। बिस्मत +5 इज लीस्ट स्टेबल। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है? मत पूछो, बता दो। नाइट्रोजन की +5 भी बड़ी अनस्टेबल है। नाइट्रिक एसिड वगैरह भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद मोस्ट स्टेबल +5 में होता है फास्फोरस। वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी। उसके बाद होता है एंटीमनी, फिर होता है आर्सेनिक, फिर होती है नाइट्रोजन, फिर होता है बिस्मत। ये बड़ा घिनौना आर्बिट्ररी ऑर्डर है। मैं गलत शब्द आपको बताना नहीं चाहता था तो मैंने आपको बता तो दिया। लोग अक्सर ये मान लेते हैं पर ये सही नहीं है। ये होता है ऑर्डर। ये क्यों है? ये है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली ये इंपॉर्टेंट है कि बिस्मत +5 में बड़ा अनस्टेबल है, ये आपको ये याद रह जाए। और फास्फोरस +5 में बहुत स्टेबल है, बड़ा खुश है। जैसे जैसे आपके दांत 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 स्टेबल ही तो होते हैं। दांत थोड़े खाने से पानी से रिएक्ट कर जाते हैं इतने आराम से। दांत क्या है? दांत है कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें फास्फोरस +5 स्टेट में है। जी हाँ, खुश है। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बूंदी का लड्डू खाया और रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, धमाका हो गया। क्यों? वो लड्डू ऑक्सीडाइज हो गया, दांत रिड्यूस हो गया। ऐसा कुछ थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता। फास्फोरस स्टेबल है, खुश है +5 में। ठीक, तो आप देखें स्टेबिलिटी +5 की डिक्रीजेस नहीं, देयर इज पुअर ट्रेंड, जंपी ट्रेंड है। सबसे मस्त है फास्फोरस +5 वाला और सबसे निकृष्ट है, सबसे अनस्टेबल है बिस्मत +5 वाला। टॉप और बॉटम याद रह जाए तो ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी कूड़े हैं, इनका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर अगर कोई ऐसे ट्रेंड लिख लिख के बोल रहा है तो अपने को करेक्शन करना पड़ जाएगा। तो आप इसको याद रखना चाहें, आपकी ऑप्शन है। भूल जाना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इतनी माथामुड़ी कराना नहीं आएगा आपको। नाइट्रोजन +5 अनस्टेबल होती है, ये एक्चुअली बहुत काम आता है। क्यों? नाइट्रोजन +5 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, और HNO3 बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि +5 में अनस्टेबल है नाइट्रोजन। ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमें तो पता लग गया, बस बहुत है। बिस्मत +5 में ले देकर खाली BiF5 में रहता है। नहीं तो बिस्मत +5 में जिसके साथ एनायन के साथ होता है ना, उस एनायन की धज्जियां उड़ा देता है, उसी को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर बिस्मत चला जाता है जिसमें +3। तो आपस में ही कटायन एनायन ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा लेते हैं। बिस्मत इतना अनस्टेबल होता है +5 में, पर अगर वो रिड्यूस हो गया, खुद हो गया रिड्यूस, दूसरों को किया ऑक्सीडाइज, एनायन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करने का दम खम किसी के पास नहीं है। फ्लोराइड पूरी दबंगई के साथ बैठ जाता है और BiF5 बना लेता है। बिस्मत दूसरा कोई एनायन इस तरह से नहीं बनाता +5 में। ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट होती है? नाइट्रोजन का तो कुछ भी हो जाता है। आप देखें, मैंने पहले भी कहा था -3 से +5 तक, जिससे मेरी याद है जब चाय चला है, बहुत कुछ चलता है। चार्ट है, देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखो पहले तो। N2O5 +5, NO2 या N2O4 +4, N2O3 +3, NO +2, N2O +1, N2 0, NH2OH में -1, हाइड्रोजीन में -2, HN3 में -1/3,
अमोनियम में -3। बड़ी अंटशंट स्टेट्स और ये इतनी एग्जाम्पल हैं, सारी दी हैं ये। और मजे लूटने हो तो ले बेटा पेरिडीन टाइप चीज ले ले। हाँ हाँ, आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहां जहां नाइट्रोजन आएगी तो अलग अलग सब तरह से आपके मन को भाएगी, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकती है। अमीन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जी हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, इस तरह से। ठीक है, नाइट्रोजन +5 में जाती तो है, पर ध्यान रखना नाइट्रोजन +5 में ऑक्सीजन के साथ चली जाती है, हैलोजेंस के साथ नहीं जाती। क्यों? देखो, अगर HNO3 बन गया है या अगर N2O5 बन गया है तो नाइट्रोजन +5 में चली गई है। हाँ जी, और नाइट्रोजन ने ये सब कर करा के भी क्या किया है, कहीं अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं किया है। आप देखिए N2O5 ऐसी होती है। क्या कर रहे हो? स्ट्रक्चर बना रहा हूं बाबू N2O5 का, ऐसे। अच्छा, इसमें देखो कहीं डबल कहीं सिंगल बना के नाइट्रोजन ने ऑक्सीडेशन नंबर तो अपना +5 कर लिया, लेकिन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो रहा है नाइट्रोजन का कहीं भी N2O5, हो भी नहीं सकता। अब मान लो आपके पास NCl3 है, जैसे बड़ा अच्छा लगा देखकर है, आप अगर कोशिश करो कि NCl5 बन जाए, नहीं, NX5 अगर तुम बनाना चाहोगे तो ये तो बड़े विद्रोह की बात है। क्यों? क्योंकि तुमने नाइट्रोजन के 5-5 बॉन्ड बना दिए, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इस वजह से वो NX5 कब भी नहीं बना सकती, लेकिन PX5 बनता है, AsX5 बनता है। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स, आर्सेनिक पेंटाहेलाइड्स, एंटीमनी पेंटाहेलाइड्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन के नहीं बनते, क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाते। बस, जी हाँ, इतनी सी बात है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस +1 भी दिखाता है, कभी कभी +4 और रेयर में +6 भी दिखा लेता है, अपन मना नहीं करेंगे, बट हाँ, इन सब में भी +1 की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। कुछ ऊट पटांग ऑक्सी एसिड्स में ऐसी स्टेट्स भी दिखा देता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन जो बड़े जिगर का टुकड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल चाहता हूं आप उसे देखें, और ये है क्लासिक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है ये? देखिए, नाइट्रोजन +1 से +4 तक किसी भी स्टेट्स में होंगी। क्या बोला? क्या बोला? नाइट्रोजन +1 से +4 तक किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी है कि वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है। और जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आप देखो, +3 में नाइट्रोजन थी, डिस्प्रपोर्शनेट कर गई, ऊपर गई तो गई +5 में, नीचे गई तो आ गई +2 में। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, और डिस्प्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी ये 3 से 4 वालों की ज्यादा होती है। NO फिर भी जी जाती है, इतनी बुरी नहीं है, N2O भी जी जाती है ना, लेकिन +3 वालों को बड़ी हड़बड़ी रहती है कि बहुत डिस्प्रपोर्शनेट होंगे, मरेंगे अपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। +3 में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, ऊपर +5 और नीचे +2 में चली जाती है नाइट्रोजन। ये ध्यान ही रहना चाहिए कि आपके कब्जे में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, फॉस्फोरस नहीं करता क्या डिस्प्रपोर्शनेट? बिल्कुल करता है। कहीं भी किसी भी बीच वाली स्टेट में हो, +3 हो, +1 हो, +2 हो, +4 हो, अब उसे गर्म कर दो, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। जी हाँ, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सीधे +5 में, और नीचे जाएगा तो एकदम तारे जमीन पर -3 में। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, H3PO3 है, आप हीट करो, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, बनाएगा H3PO4, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा तो PH3। ऐसे ही H3PO2 है, हीट करो, ऊपर जाएगा तो H3PO4 और नीचे जाएगा तो फिर से PH3। तेरे की ऐसा करता है, वो करता है तो क्या करें हम, ठीक है, करने दो। अच्छा, ये होता है, बैलेंसिंग का फर्क पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स H3PO4 ऊपर और नीचे फॉस्फीन, सब में वही माला जपी जाएगी। ये तो बड़ा आसान है। जी हाँ, कौन से मीडियम में होता है? मर्जी पड़े जिस मीडियम में, एसिड हो, अल्कली हो, कुछ ना हो, सूखा पड़ा हो, तुम तो हीट कर दो और उसमें खट डिस्प्रपोर्शनेट कर जाना है।
ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। आर्सेनिक एंटीमोनी और बिस्मथ का क्या है? अब ये पड़े रहते हैं, ये कहते हैं हम डिकम्पोज विकम्पोज कर जाएंगे, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेट नहीं करेंगे, इतना अपने को खराब फीलिंग नहीं आ रही है। आर्सेनिक +3 पड़ा रहता है, एंटीमनी +3, और बिस्मथ तो +3 में पड़े रहने के लिए ही बना है, वो तो उसको कोई शर्म नहीं आती, वो तो वैसे ही खुश रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करें, बताओ। Which ordering of compounds is according to the decreasing order of oxidation state of nitrogen? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर कहां है? बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यही का क्वेश्चन है, तो फटाफट करिए। +5 +2 -3 और 0। वाह, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नहीं, +5 +5 ये देख लें, +2 0 -3, ये सही है। बॉम्बे, या बॉम्बे बी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं याद दिला दूं, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कटायन और एनायन को अलग कर दीजिए। NH4+ में नाइट्रोजन है X, और हाइड्रोजन जो है 4 है +1 वाली, टोटल चार्ज है +1, तो X -3 यहां से ऐसे कैलकुलेट किया है। डन डन। अगला क्वेश्चन, what is the molar mass of gas obtained during disproportionation of HNO2? HNO2 के डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो गैस निकलती है उसका वजन कितना है, जरा बताओ तो। हैं? हाँ, HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, बनाएगा HNO3, और नीचे जाएगा तो बनाएगा NO। ठीक है, ऐसे बनाएगा NO। NO का मोलर मास कितना होता है? 14 और 16 30, तो मोलर मास ऑफ NO इज 30 ये उत्तर है। तो भाई लोग, पहला टुकड़ा या पहली कड़ी पार, जिसमें हम एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, 2 रिएक्शन हमने बड़े देखे और दोनों बड़े क्रूशियल हैं। HNO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन और फास्फोरस के कंपाउंड्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। रिएक्शन में लिखा है तो लिख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। हाइड्रोजन के प्रति इनका क्या व्यवहार होता है? क्या ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं? ऑल द एलिमेंट्स कैन फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप EH3, but not directly by reacting with hydrogen। सीधे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो तो रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, किसी भी टोटके से, किसी भी तरीके से, किसी भी षड्यंत्र से यदि आप रिएक्शन करा ले जाएं तो कौन सा, वो देखेंगे कौन से कराएंगे, लेकिन आप, हम तो ये बता रहे हैं कि EH3 करके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, बस। NH3, PH3, ASH3, SBH3, यहां तक कि BiH3 तक एग्जिस्ट करता है। क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं मैं, बढ़िया है। तो जो हाइड्राइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? 3-4 प्रॉपर्टीज भी सुन लीजिए, बड़े काम की है। सबसे पहले तो मोलर मास डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा यार, क्यों भारी होता जा रहा है तो बढ़ ही जाएगा, बोलने वाली बात नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी, ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या चीज होती है? इसका मतलब अगर हीट करो और कोई चीज डिकम्पोज करने लग जाए तो हम कहेंगे वो थर्मली अनस्टेबल है। जितने ज्यादा टेम्परेचर तक वो जिंदा रह जाए, डिकम्पोज न करे, हम कहेंगे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। और जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती चली जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है तो मजे से टूट जाता है बॉन्ड, और थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती चली जाती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। प्रेडिक्टेड नहीं, ये वेरीफाइड है। और आप कह सकते हैं प्रेडिक्टेड कहां से है? एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, therefore thermal stability decreases। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है, अच्छी बात है। बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंटल डेटा देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको।
389 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, एकदम से काफी कम 322, इससे भी काफी कम 297 से कम 255। और बिस्मथी तो इतनी सड़ी है, लोग नाप ही ना सके ढंग से कंक्लूसिवली। बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट भी किया था। क्यों? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। ऐसा ही है, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो टूटेगा। हाँ जी, जब टूटेगा, जैसे BiH3 है, अगर टूटेगा तो क्या होगा? Bi+3H, ऐसे ये सीधे हाइड्रोजन खिला देगा। यस, ये हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, दूसरों को हाइड्रोजन खिला देगा। और अटैचमेंट विद हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। जी हाँ, तो दूसरों को जो हाइड्रोजन खिला दे, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जी हाँ, तो रिड्यूसिंग पावर कैसी होगी? जो मजे से हाइड्रोजन खिला दे उसकी बढ़िया रिड्यूसिंग पावर। और मजे से कौन खिलाएगा हाइड्रोजन? जो खुद मजे से हाइड्रोजन छोड़ दे। और खुद मजे से हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा? खुद मजे से हाइड्रोजन ये छोड़ेंगे। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी घटती जा रही है, एज थर्मल स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, reducing character goes on increasing. As thermal stability goes on decreasing, reducing character goes on increasing. That's it. That's it. रह दिया। और इसी बात पे आते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पर। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिक स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, उसकी खोपड़ी पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर बड़े वॉल्यूम पर फैल जाता है। लोन पेयर, क्योंकि यहां पर देखिए वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, फॉस्फीन में वो 3s ऑर्बिटल में है, 4s, 5s और 6s जो लोन पेयर है, उसकी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता जा रहा है, लोन पेयर बड़े वॉल्यूम पर फैल रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। सच है, अमोनिया एक वेल नोन वीक बेस है। फॉस्फीन तो इतनी लल्लू बेस है कि इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। न रेड को ब्लू करती है लिटमस को, न ब्लू को रेड करती है, पड़ा रहता है। फॉस्फीन लिटमस पर एक्शन ही नहीं करती। आर्सिन और स्टिबिन भी इस हद तक गिर जाती हैं, इनका भी लिटमस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो आप ये देखें, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो क्या क्या बढ़ रहा था? बढ़ी थी रिड्यूसिंग पावर। क्या क्या घट रहा था? थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों घट गए हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पहले प्राचीन युग में एक बार जेई में आया भी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। और बॉइलिंग पॉइंट में आप देखिए, अमोनिया बिल्कुल अपनी जगह से कूद कर, नजरें चुरा कर एक अलग ही पद पर चली गई है। कितनी बदमाश है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अमोनिया NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दम पर ये कूद कर ठीक बीचों बीच आ जाती है, दो ऊपर दो नीचे। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है यहां पे? ट्रेंड का रीजन क्या है? मोलर मास इंक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फॉस्फीन, आर्सिन, अगर इसको छोड़ दे, इनको और खाली इसको ले लें, तो आप कहेंगे जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है, फॉस्फोरस से, आर्सेनिक से, एंटीमनी से बिस्मथ, मोलर मास बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए। अमोनिया में कुछ फर्क है। जी हाँ, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अमोनिया में आप देखें, जो खास बात है वो ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में समर्थ है अमोनिया, जिसमें बाकी कोई समर्थ नहीं है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दादागिरी के चलते ये अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लेती है, और बहुत हल्की है। तो SBH3 और BiH3 ऐसे भारी भरकम उससे कंपीट नहीं कर पाती, पर फॉस्फीन और आर्सिन को तो बीट कर देती है। ये लोकेशन थोड़ी सी याद ही रखने वाली बात है, ये पता ही होनी चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ही सही, राइट। तो बच्चे लोग, इसी के साथ आज की मुलाकात तो हम यहां रोकेंगे। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी दो बड़ी मजेदार केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली हैं। किसकी? नाइट्रोजन फैमिली की। कौन सी? एक हमने बात करी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की। और दूसरी हमने बात करी है कैरेक्टरिस्टिक PH3 की। चार प्रॉपर्टीज देखी हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। अगली मुलाकात में इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे, और अगले थर्ड पॉइंट से, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन से, इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे।
आगे अगली बार, लेकिन रहना इस सारी थ्योरी के साथ बिल्कुल तैयार। मैक्सिमम एक पेज के नोट्स अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो होंगे, और ये थ्योरी पूरी चकाचक आपको याद रखनी है, और मेन तो केमिकल रिएक्शन है वो तो जरूर याद रखने हैं। इनको रिवाइज करते रहिए, आज रात सोने के पहले रिवाइज करिएगा, कल उठने के तुरंत बाद फिर रिवाइज करिएगा, 3 4 5 7 बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएंगे, काम आएंगे। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।